हेलो एवरीवन। तो बेटा हमने पिछले वाले लेक्चर में नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, संख्याओं के बारे में पढ़ाई कर रहे थे। सबसे पहले आपने प्राकृत संख्याएं पढ़ी थी, पूर्ण संख्याएं पढ़ी, पूर्णांक संख्याएं पढ़ी। उसके बाद पूर्णांक संख्याओं का अपन ने क्लासिफिकेशन पढ़ा, वर्गीकरण करा पूर्णांक संख्याओं का। जैसे सम पूर्णांक पढ़ा, विषम पूर्णांक पढ़ा, धनात्मक पूर्णांक संख्या पढ़ी, ऋणात्मक पूर्णांक पढ़ा, धनात्मक पूर्णांक पढ़ा, ऋणात्मक पूर्णांक पढ़ा। उसके बाद हमने अभाज्य संख्या पढ़ी, वे प्राकृत संख्याएं जिनके ठीक दो भाजक होते हैं, ठीक दो भाजक होते हैं। कौन कौन से? एक तथा संख्या स्वयं, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, बताया। फिर यह बताया था 2 को छोड़कर शेष सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। 1 से लेकर 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्या होती हैं। 51 से 100 तक कुल 10 अभाज्य संख्या होती है। और यदि अपन 1 से लेकर 100 तक की बात करें तो कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती है। क्लियर? उसके बाद हमने भाज्य संख्या पढ़ी, वे प्राकृत संख्याएं जिनके 2 से अधिक भाजक होते हैं, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। फिर एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी, ये जो 1 है वो ना तो अभाज्य संख्या होता है और ना ही भाज्य संख्या होता है। क्यों? क्योंकि 1 का केवल एक भाजक होता है, जबकि अभाज्य संख्या के लिए कितने भाजक होने चाहिए? 2। भाज्य संख्या के लिए कितने होने चाहिए? 2 से अधिक। तो 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। सही है। आज एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मान लीजिए कोई संख्या लिखकर देते, प्राकृत संख्या, कोई भी लिखकर देते प्राकृत संख्या, और आपसे पूछे बताइए यह अभाज्य है, तो या तो आप क्या करेंगे, एक एक संख्या का भाग देके देखेंगे कि इसमें 1 और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग जाता है या नहीं जाता। यदि अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता तो अभाज्य हो जाएगी, और यदि चला जाता है तो भाज्य हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी प्रक्रिया हो जाएगी, टाइम बहुत ज्यादा खर्च हो जाएगा। तो उसके लिए एक टेक्निक है, कोई भी संख्या को आप अभाज्य पहचान सकते हैं। मान लेते हैं, माना x एक प्राकृत संख्या है, माना x एक प्राकृत संख्या है। क्लियर है? अब हमें इस संख्या के अभाज्य होने की जांच करनी है। क्या करेंगे? सबसे पहला काम क्या करेंगे, x का वर्गमूल ज्ञात करो। x का वर्गमूल ज्ञात करो। सही है। सबसे पहला जो भी संख्या आपको दे रखी है जिसके अभाज्य या भाज्य होने की जांच करनी है, उसका क्या निकालें? वर्गमूल निकालें। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, ये जो x का वर्गमूल आया, x का जो वर्गमूल आया से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाएं। सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाएं। अभाज्य संख्याओं की सूची बनाएं। सूची क्लियर? x का जो वर्गमूल है उससे छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की एक सूची बनाएं। अब क्या करें? स्टेप नंबर 3। अब ये जो आपने अभाज्य संख्या लिखी है, क्या करेंगे, x में जो संख्या हमें दे रखी है x, उसमें इन अभाज्य संख्याओं का भाग देंगे। x में इन अभाज्य संख्याओं का भाग देंगे और चेक करेंगे कि ये जो x है वो इनमें से किसी अभाज्य संख्या से विभाजित होती है या नहीं होती। ये जो x है वो इनमें से किसी
अभाज्य संख्या से विभाजित होती है या नहीं होती। यदि किसी भी अभाज्य संख्या से विभाजित नहीं होती, यदि किसी भी अभाज्य संख्या से विभाजित नहीं होती, तो बेटा ये जो संख्या है x, ये अभाज्य संख्या होगी। और यदि किसी भी एक अभाज्य संख्या से विभाजित हो जाती है, किसी भी एक अभाज्य संख्या से विभाजित हो जाती है, तो बेटा ये जो x है ये कैसी हो जाएगी संख्या, भाज्य संख्या हो जाएगी। दोबारा सुनो, क्या करना है, सबसे पहले जो संख्या आपको दे रखी है उसका वर्गमूल निकालना है। क्लियर है? उसका जो वर्गमूल आएगा उससे छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बना लें। सही है? अब क्या करेंगे, जो हमें संख्या दे रखी है उस संख्या में इन अभाज्य संख्याओं का भाग देंगे। यदि किसी भी अभाज्य संख्या से विभाजित नहीं होती है तो अभाज्य संख्या होगी, और यदि किसी एक अभाज्य संख्या से विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाती है, तो बेटा कैसी हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। क्लियर? एक प्रश्न करते हैं, एक क्वेश्चन करेंगे जब जाके और क्लियर होगी बात आपको। देखिए एक क्वेश्चन लिखते हैं, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य होने की जांच करें। निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य होने की जांच करें। जैसे मान लीजिए आपने ये संख्या ली थी 103, ये हमने एक संख्या ली थी 103। हमें जांच करनी है कि ये जो संख्या है ये अभाज्य है या नहीं। क्लियर? क्या करेंगे, सबसे पहले इस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालने जानते हैं आप पढ़ गए हैं, ये 103 है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो पीछे से जोड़े बनाएंगे, दो दो संख्याओं का पेयर बनाएंगे, यहां एक पेयर बचा, यह अकेला बचा, तो एक में भाग देना है, एक एकम एक, दो दूनी चार, ज्यादा ज्यादा तो एक ही बार देंगे, एक गुना एक, एक आए, घटाएंगे तो कट जाएगा, पूरा का पूरा जोड़ा उतारेंगे, 0 और 3 उतरेगा, तो 0 का आगे कोई महत्व नहीं है तो 3 लिख दिया, जितना यहां लिखा था उतना यहां जोड़ दिया, 1 + 1। अब देखिए, अब यदि आप यहां पर 1 लिखते हो तो 21 उसको गुना करोगे 1 से, तो 21 एकम 21, ज्यादा हो जाएगा तो 0 बार दोगे 0, तो 20 गुना 0 0 आएगा, घटाओगे 3, आप कोई जोड़ा नहीं है तो पॉइंट लगाओगे, और आप जानते हो जब पॉइंट लगाते हैं तो कितने 0 उतारते हैं, 2 0। यहां आपने 0 लिखा था तो 0 जोड़ोगे 20, अब देखो 20 हो गया। अब यदि यहां पर 1 लिखते हो तो 201 को गुना करोगे 1 से तो 201 आएगा, और यदि यहां लिखते हो 2 तो 202 को 2 से गुना करोगे तो बेटा 202 को 2 से गुना करेंगे तो 404 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो 1 बढ़ जाएगा, तो बेटा इसका जो वर्गमूल आया वो 10.1 आया, ये 103 का वर्गमूल निकल गया। अब जो वर्गमूल निकाला है इससे छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाओ। 103 के वर्गमूल से छोटी अभाज्य संख्याओं की सूची, अभाज्य संख्याओं की सूची, अभाज्य संख्याओं की सूची। तो बेटा 10.1, 103 का वर्गमूल आया, तो इससे छोटी जितनी अभाज्य संख्या है उनको लिख दो। तो अभाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 2 से, तो 10.1 से छोटी 2, 3 आ जाएगी, ये भी छोटी है, 5 भी छोटी इससे, 7 भी छोटी है, और 7 के बाद आएगी अगली अभाज्य संख्या 11, और 11 इससे क्या होगी, बड़ी। तो बेटा 103 का जो वर्गमूल है उससे छोटी अभाज्य संख्या 4 हो गई, 2, 3, 5 और 7। अब हमें चेक करना है कि ये जो संख्या दे रखी है 103, यह इनमें से किसी संख्या से विभाजित है या नहीं, विभाजित है या नहीं। तो देखो 103 में 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 को चेक करें, तो 3 को चेक करने का नियम जानते हैं,
भाज्यता का नियम, किसी भी संख्या को चेक करना है 3 से विभाजित है नहीं, तो क्या करेंगे, अंकों का योग कर लेंगे और उसमें 3 का भाग चलेगा तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो बेटा अंकों का योग करोगे तो 1 प्लस 0 प्लस 3 कितना आएगा, 4। अंकों का योग 4 है और 4 में 3 का भाग नहीं जाता, 4 3 से विभाजित नहीं होता है, तो इसका मतलब 103 जो है ये भी 3 से विभाजित नहीं होगी। अब चेक करते हैं 5, और 5 का तो नियम जानते हो, जो संख्या है उसके अंत में या तो 0 होना चाहिए इकाई का अंक, या इकाई का क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तो ये संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। 7 का चेक करें तो लगाएं 7 का भाग, 7 एकम 7 कितना बच गया, 3 और 3 उतर गया 33, और 33 में भाग देंगे तो 7 चौके 28, तो बताओ भाग पूरा जाएगा या नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। इसका मतलब 103 इनमें से किसी भी संख्या से विभाजित नहीं। 103 ऊपर लिखी गई अभाज्य संख्याओं में से, ऊपर लिखी गई अभाज्य संख्याओं में से, अभाज्य संख्याओं में से किसी से भी विभाजित नहीं, किसी से भी विभाजित नहीं, विभाजित नहीं है। अतः 103 अभाज्य संख्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। तो किसी भी संख्या के अभाज्य होने की जांच जो करते हैं वो इस नियम से करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो संख्या दी है उसका वर्गमूल निकालें, सबसे पहला काम। नंबर 2, जो वर्गमूल आया उससे छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाएं, ये हो गया दूसरा काम। तीसरा काम, अब जो संख्या हमें दी है उस संख्या में सूची जो आपने बनाई है अभाज्य संख्याओं की, उसका उनमें क्या दें, भाग दें, संख्या में इन अभाज्य संख्याओं का भाग दें। यदि किसी भी अभाज्य संख्या से विभाजित नहीं होती है तब तो अभाज्य हो जाएगी, और यदि किसी एक अभाज्य संख्या से विभाजित हो जाती है तो कैसी हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। ये सिंपल सा तरीका है किसी भी संख्या के अभाज्य होने की जांच करने की। एक और क्वेश्चन करते दो, एक और, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखना है। देखिए जैसे मान लीजिए ये लिख दी मैंने 311, इस संख्या के अभाज्य होने की हमें जांच करनी है। ये अभाज्य है तो सबसे पहले क्या करेंगे, 311 का वर्गमूल निकालेंगे, 311 का वर्गमूल निकालेंगे 311 वर्गमूल। तो पीछे से जोड़े बनाएंगे, दो संख्याओं का, एक जोड़ा ये बनेगा, ये अकेला, तो 3 में भाग देना है, 1 एकम 1, लेकिन 2 लिखते हो तो 2 दूनी 4 ज्यादा हो जाएगा, तो 1 बार दोगे 1 एकम 1, घटाओगे 3 माइनस 1 2, पूरा जोड़ा उतार दें तो ये पूरा जोड़ा उतर जाएगा, 1 और 1 जितना यहां लिखा था उतना यहां जोड़ देंगे, 1 प्लस 1 2। अब देखिए, अब जितना यहां लिखेंगे उतना गुना करेंगे। अब जैसे आपने लिखा 2 है, 6 लिखा, 7 लिखा, तो गुना करेंगे 7 से, 49 और 7 दूनी 14 और 4 18, 189 छूटा ना। और देखिए 8 लिखते हो तो 8 से गुना करोगे, 64, 8 दूनी 16 और 26, तो बेटा 8 लिखने पर 224 आएगा, 224 से क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो बताओ कितनी बार देंगे भाग, 7 बार, तो 7 लिखेंगे, तो 27 गुना 7 189, घटा दें 11 और 11 22। अब कोई जोड़ा है नहीं तो पॉइंट लगाओगे और यहां कितने बिंदु उतरेंगी, 2 बिंदु, 0 और 0। क्लियर? जब पॉइंट लगाएंगे तो कितने 0 उतारेंगे, 2 0, 7 जोड़ोगे कितने हो गए, 34। क्लियर? अब देखो 34 है, 6 लिखते हो तो 6 से गुना करोगे, तो 6 गुना 6 36, 6 चौक 24 और 3 27, 6 3 18 और 2 20, छोटा रहे। लेकिन बेटा
7 लिखते हो तो 7 से गुना करोगे, 49, 7 चौक 28 और 4 32, 7 के 21 और 3 24, ये हो गया ज्यादा। तो कितनी बार दोगे? 6 बार। तो बेटा 311 का वर्गमूल 17.6 निकल गया वर्गमूल। अपन इतना निकाल के छोड़ जाए 17 और पॉइंट में आएगा कुछ भी आए, आपको पॉइंट के बाद निकालने की जरूरत है ही, वैसे इतना ही निकाल कर छोड़ दो। तो बेटा इससे छोटी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाएंगे, तो 311 और उसका वर्गमूल से छोटी अभाज्य संख्याओं की सूची, से छोटी अभाज्य संख्याओं की सूची, देखो तो 17.6 से छोटी अभाज्य संख्या बेटा 2 होती है, 3 होती है, 5 भी होती है, 7 भी होती है, 11 होती है, 13 होती है और 17 होती है। 17.6 से छोटी अभाज्य संख्या है। अब चेक करेंगे कि 311 में इनमें से किसी संख्या का भाग जाता है या नहीं जाता है। सही है, तो सबसे पहले 2 का दें, बताओ 2 का 2 से विभाजित होगी या नहीं होगी? देखो एकाएक अंक विषम आ रहा है तो 2 से विभाजित नहीं होगी। 3 के लिए चेक करें, अंकों का योग करें, 3 प्लस में 1 4, 4 प्लस का 1 5, तो अंकों का योग 5 है और 5 जो है वो 3 से विभाजित नहीं होता है, तो इसका मतलब ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। 5 का चेक करें, इकाई का अंक 0 होना चाहिए या 5, यहां पर बेटा इकाई का अंक कितना है? 1, तो 5 से विभाजित नहीं होगी। 7 का चेक करें, 7 चौके 28, तो 31 में से 28 गए तो कितने बचे? 3, उतर गया 31 और 31 में देखो 7 का भाग नहीं जाएगा, 7 चौके 28 होता है, नहीं जाएगा। 11 का चेक करें, 11 दूनी 22 और 31 में से 22 हटाएंगे तो कितना बचेगा? 9, उतर गया 91 और 91 में भी देखो 11 का भाग नहीं जाता, 11 88 होते हैं, 91 में नहीं जाएगा। 13 दूनी 26, बेटा 31 में से 26 आते हैं तो कितने बचते हैं? 5, उतर गया 51 और बेटा 51 में 17 भाग चला जाता है, 17 तिया 51, तो इसका मतलब 311 13 से विभाजित है, 311 सॉरी 13 का देने के बाद 13 दूनी 26 सॉरी कितने बचे? 5, उतर गया 51 और 51 में देखो 13 भाग जाता है, 13 चौक 52 होते हैं, 51 नहीं आते, इसका मतलब ये संख्या 13 से विभाजित नहीं। अब किसकी जांच करेंगे? 17 की, 17 लास्ट, 17 एकम 17 बचे कितना? 14, उतर गया 141 और 141 में बेटा 17 का भाग नहीं आता, 17 गुना 8 कितने होते हैं अपने पास? 136 होते हैं, सही है। और यहां पर कितना है? 17 एकम 17 बचा 14 141 नहीं आएंगे तो 17 का भाग भी नहीं जाएगा। इसका मतलब 311 किसी भी अभाज्य संख्या से विभाजित नहीं है। तो बताओ भाज्य संख्या होगी या अभाज्य संख्या होगी? अभाज्य संख्या। अतः 311 अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो किसी भी संख्या के अभाज्य होने की या भाज्य होने की जांच करने का ये हमारे पास एक तरीका। क्लियर? दोबारा सुनिए। सबसे पहले क्या करेंगे? जो आपको संख्या दी है उसका वर्गमूल निकालना है, पहला बात। उसका जो वर्गमूल आएगा उससे छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की एक लिस्ट बनाने, सूची बनाने। आप क्या करेंगे? दी गई संख्या में इन अभाज्य संख्याओं का भाग देंगे। यदि किसी भी अभाज्य संख्या से विभाजित नहीं होती है तब तो अभाज्य होगी और अन्यथा कैसी होगी? भाज्य संख्या। क्लियर है? ये हमने 2 एग्जांपल दिए। देखिए अब एक आगे पढ़ रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट संख्या पढ़ेंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वाली संख्या पढ़ेंगे। लिख दो हेडिंग डालें
युगल अभाज्य, युगल अभाज्य, इंग्लिश में बोलते हैं बेटा ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम, युगल अभाज्य क्या होती है? ऐसी दो अभाज्य संख्याएं, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 के बराबर होता है, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 के बराबर होता है उन्हें युगल अभाज्य बोलते हैं, युगल अभाज्य संख्याएं कहते हैं। देखो दोबारा सुनो, वे दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 के बराबर होता है उन्हें युगल अभाज्य संख्याएं कहते हैं, ट्विन प्राइम कहते हैं। क्लियर? देखो ये आपने अभाज्य संख्या पढ़ी, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या ये पढ़ी थी बेटा, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 डैश डैश डैश। ये मैंने 1 से लेकर 50 तक की अभाज्य संख्या लिखी। हमने बताया था आपको 1 से 50 तक कितनी आएंगी? 15 अभाज्य संख्या आएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये हमने अभाज्य संख्या लिखी। अब हमें इन अभाज्य संख्याओं में से उन दो अभाज्य संख्याओं का चुनाव करना है जिनका अंतर किसके बराबर हो? 2 के बराबर। जैसे 3 और 5, देखो 3 और 5 का अंतर कितना है? 2 के बराबर है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगी? युगल अभाज्य कहलाएंगी, ट्विन प्राइम कहलाएंगी। तो 3 और 5 कैसी होती हैं? युगल अभाज्य संख्या होती है। और देखो 5 का और 7 का अंतर बताओ कितना होता है? 2 होता है, तो ये दोनों भी युगल अभाज्य हो गई। और देखो 11 और 13 का अंतर 2 होता है, तो ये भी युगल अभाज्य हो गई। 17 और 19 इनका अंतर भी 2 होता है, युगल अभाज्य हो गई। और देखो 29 और 31 इनका अंतर भी 2 के बराबर है, तो युगल अभाज्य हो गई। और देखो 41 और 43 इनका भी अंतर कितना है? 2 के बराबर है, तो ये भी क्या कहलाएंगी? युगल अभाज्य कहलाएंगी। दोबारा सुनो, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 के बराबर होता है उन्हें युगल अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो सबसे पहले अपन ने क्या करा? अभाज्य संख्याओं की एक लिस्ट बना ली, 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याओं की लिस्ट बना ली। अब फिर हमने चेक करा इनमें से कौन कौन सी अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 के बराबर है। सही है, तो अपने पास 3 और 5 आ गए, 5 और 7, 11 और 13, 17 और 19, 29 और 31, 41 और 43, ये क्या होती हैं? युगल अभाज्य होती है। क्या बोलते हैं इनको? ट्विन प्राइम। क्लियर? बढ़ा देखिए, आप पढ़ते हैं भाई को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चनों में काम आती है ये चीज। देखिए सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, सह अभाज्य, इनको अपन ये भी बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम, रिलेटिवली प्राइम, रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स। हिंदी में बोलते हैं सापेक्ष अभाज्य संख्या, सापेक्ष अभाज्य संख्या या सह अभाज्य संख्या।
सही, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसी दो प्राकृत संख्या, ऐसी दो प्राकृत संख्याएं, ऐसी दो प्राकृत संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक मैं से पे महत्तम समापवर्तक एक होता है, एक होता है, कौमा उन्हें सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं, उन्हें सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। महत्तम समापवर्तक एक होता है, महत्तम समापवर्तक जानते हो ना, दोनों में सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। आपने 10वीं क्लास में मैसे पे निकाला, 9th क्लास में निकाला। मैसे पे कैसे ज्ञात करते हैं? कई सारी विधि है मैसे पे ज्ञात करने की, सही। तो ऐसी दो प्राकृत संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक मतलब जिनमें सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होता है, उन्हें क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे आप उदाहरण से समझें, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2 और 3, हमें जांच करनी है ये दोनों संख्याएं सह अभाज्य हैं, सही है। तो इन दोनों का क्या निकालेंगे? मैं सह पे निकालेंगे। बेटा बताओ 2 के गुणनखंड क्या क्या होते हैं? अभाज्य संख्याएं दोनों, और आप जानते हो अभाज्य संख्याओं के कितने गुणनखंड होते हैं? 2 गुणनखंड होते हैं। नंबर 1 1 और नंबर 2 संख्या स्वयं। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए? 1 और 2। बेटा ये भी अभाज्य संख्या है, इसके गुणनखंड 1 और 2। अब बताओ 1 और 3 इन दोनों में उभयनिष्ठ सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड, ये दोनों में उभयनिष्ठ है। तो बताओ इन दोनों का मैं से पे कितना आ गया? 2 तथा 3 का मैं से पे, मैं से पे बताओ कितना आ गया? 1। इसका मतलब ये दोनों कैसी संख्या कहलाएंगी? सह अभाज्य संख्या कहलाएंगी। अतः 2 तथा 3 सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्याएं संख्याएं ट्विन ये को प्राइम नंबर है, रिलेटिवली प्राइम नंबर है, सापेक्ष अभाज्य संख्या है, रिलेटिवली प्राइम नंबर है, सही। और देखिए जैसे मान लीजिए आपने लिखा 4 और 9, ये दो लिखा, हमें जांच करनी है ये दोनों संख्याएं सह अभाज्य है, सही। तो दोनों का क्या निकालेंगे? मैं सह पे निकालेंगे। 4 का निकालें, 4 के गुणनखंड बताओ क्या क्या होते हैं? 1 होता है, 4 का गुणनखंड 2 भी होता है और 4 होता है। तो 4 के 3 गुणनखंड होते हैं। बताओ 1 के गुणनखंड क्या क्या होते हैं? 9 के, 1 होता है, 3 होता है और 9 होता है, ये 9 के गुणनखंड। अब इन दोनों में उभयनिष्ठ ये बस इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक ही आ रहा है, 1। तो इसका मतलब 4 तथा 9 का मैं से पे, 4 तथा 9 का महत्तम समापवर्तक कितना है? 1। अतः 4 तथा 9 सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्याएं। एक बात का बिल्कुल ख्याल रखेंगे, दो संख्याएं यदि सह अभाज्य है, दो संख्याएं यदि सह अभाज्य हैं, तब उनका उन दोनों संख्याओं का अभाज्य होना जरूरी नहीं होता है। यदि दो संख्याएं सह अभाज्य हैं, तब उन दोनों संख्याओं का अभाज्य होना जरूरी नहीं होता है। देखो आप उदाहरण देखो, जैसे यहां पर ये दोनों संख्याएं 2 तथा 3 कैसी संख्याएं? सह अभाज्य है, सही है। यहां पर देखो दोनों संख्याएं अपने पास अभाज्य, दोनों संख्याएं अभाज्य। यहां देखो 4 और 9 ये दोनों संख्याएं भी कैसी हैं? सह अभाज्य, सहभाज्य। इन दोनों का
महत्तम समापवर्तक एक आया। तो बेटा कौन से प्रकार की संख्या है? सह अभाज्य। अब बताओ इन दोनों में से कोई भी संख्या अभाज्य है क्या? देखो जो 4 है ये अभाज्य नहीं है, 9 ये भी अभाज्य नहीं। तो याद रखेंगे यदि दो संख्याएं सह अभाज्य हैं, परस्पर अभाज्य संख्या हैं, तब उन दोनों संख्याओं का अभाज्य होना जरूरी नहीं होता। नंबर 1 बात। नंबर 2, दो अभाज्य संख्याएं सदैव सह अभाज्य होती। दो अभाज्य संख्याएं सदैव सह अभाज्य होती हैं। दो अभाज्य संख्याएं सदैव सह अभाज्य होती हैं। सह अभाज्य होती हैं। बेटा दो अभाज्य संख्या होगा, यदि आप मैसे पे निकालोगे ना, दो अभाज्य संख्याओं का महत्तम समवर्तक निकालोगे तो वो बेटा किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा, सदैव 1 के बराबर आएगा। तो इसको याद रखना है, दो अभाज्य संख्याएं सदैव हमारे पास कैसे होती हैं? सह अभाज्य होती है। सही। तो ये था हमारे पास सह अभाज्य संख्या। अब आगे परिमेय संख्याओं। परिमेय संख्या हम जानते कैसे कहते हैं? रैशनल नंबर। परिमेय संख्या आपने 10th क्लास में पढ़ी, वास्तविक संख्याओं का चैप्टर परिमेय संख्या। रैशनल नंबर परिमेय संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें P/Q रूप ब्रैकेट में लिखेंगे, जहां P तथा Q पूर्णांक है, P तथा Q पूर्णांक संख्याएं हैं तथा Q नॉट इक्वल टू 0। तो वे संख्याएं जिन्हें P/Q रूप में व्यक्त किया जा सकता हो, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। दोबारा परिमेय संख्या कौन सी होती है? ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q रूप में व्यक्त किया जा सकता है। P/Q का मतलब अंश बटे हर के रूप में बताया जाता है। ये जो अंश है ये कौन से प्रकार की संख्या है? पूर्णांक। और बटे में जो संख्या आ रही है Q, वो भी कौन से प्रकार की है? पूर्णांक। आप P में भाग दे रहे हैं Q का, और आप जानते हो जो भाग देते हैं वो 0 का दे सकते हैं या नहीं दे सकते? 0 का भाग नहीं दे सकते, इसलिए लिख दिया अपन ने Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें अपन P/Q रूप में लिख सकते हैं, इसको बताना आवश्यक है। P/Q रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां P कैसी संख्या है? पूर्णांक। Q कैसी संख्या है? पूर्णांक। लेकिन Q का मान क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। जैसे बेटा मैंने लिखा 2/3। अब हम चेक करेंगे कि ये संख्या P/Q रूप में है। P/Q रूप का मतलब P पूर्णांक, बट्टे में जो Q है वो भी पूर्णांक, और Q का मान क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। अब देखो आपने कल के लेक्चर में पढ़ा था पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डैश डैश डैश, -1, -2, -3, -4 डैश डैश। ये हमारे पास पूर्णांक संख्या होती है। अब देखो 2/3, देखो ये जो 2 है ये पूर्णांक संख्या है,
बट्टे में 3 पूर्णांक संख्या है, और बट्टे में जो संख्या है वो क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। देखो 0 नहीं, तो ये हमारे पास क्या हो गई, परिमेय संख्या बन गई। ऊपर वाली संख्या पूर्णांक, उसके बट्टे में जो संख्या है वो भी पूर्णांक, और बट्टे की संख्या नॉट इक्वल टू 0, तो ये कौन से प्रकार की संख्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। आपने लिख दिया 5/7। देखो ये देखो 5 पूर्णांक संख्या, देखो ये बट्टे में 7, देखो ये भी पूर्णांक संख्या है, और बट्टे में जो संख्या है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये कौन से प्रकार की संख्या हो गई, परिमेय संख्या। आपने लिखा -1/3, देखो माइनस में 1, देखो पूर्णांक संख्या है, बट्टे में 3 पूर्णांक संख्या है, और देखो 3 का मान नॉट इक्वल टू 0 है, तो बताओ ये परिमेय संख्या हुई या नहीं हुई। लेकिन बेटा आपने ऐसे लिख दिया 2/√3। अब देखो ये जो 2 है, अंश में जो संख्या है 2, ये देखो पूर्णांक है, लेकिन बेटा बट्टे में क्या है, 3 का अंडरूट, 3 का अंडरूट, और जब आप 3 का अंडरूट निकालते हो, 3 का वर्गमूल निकालते हो, तो आपको पता है कितना आता है, 1.73 आता है। ये आता है 3 का वर्गमूल निकालोगे। अब बताओ ये जो संख्या आ रही है बट्टे में 3 का अंडररूट, ये बताओ पूर्णांक संख्या आ रही है या नहीं आ रही। 3 का अंडररूट 1.73 होता है, बताओ पूर्णांक संख्या है या नहीं है, नहीं है, तो बताओ ये परिमेय संख्या होगी या नहीं होगी। क्लियर। आपने लिखा है अंडररूट में 4 बटे अंडररूट में 25। अब देखो अब हमें चेक करना है ये संख्या p/q रूप में आ रही है मेरे, देखो 4 का अंडररूट 2 होता है, 25 का अंडररूट 5 होता है। अब देख लो ये ऊपर जो संख्या है 2, ये देख लो पूर्णांक संख्या है, और बट्टे में जो संख्या आ रही है 5, ये भी देखो कैसी है, पूर्णांक है। तो बताओ ये हमारे पास कौन से प्रकार की संख्या बन गई, परिमेय संख्या। क्लियर। दोस्तों परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जिन्हें p/q रूप में व्यक्त किया जा सकता हो, जहां p तथा q पूर्णांक संख्या है तथा q का मान नॉट इक्वल टू 0 है, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। क्लियर। अब अपन परिमेय संख्याओं के प्रकार पढ़ते हैं। परिमेय संख्या के प्रकार ये अपन ने जितनी भी पूर्णांक संख्या लिखी है, जितनी भी आपने पूर्णांक संख्याएं लिखी है, उन सभी संख्याओं को अपन p/q रूप में लिख सकते हैं। सभी पूर्णांक संख्याओं को p/q रूप में व्यक्त किया जा सकता है। सही। अतः सभी पूर्णांक संख्याएं कैसी होती हैं, परिमेय संख्या होती है। सभी पूर्णांक संख्याओं को p/q रूप में व्यक्त किया जा सकता है, अतः प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या भी होती है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या भी होती है, परिमेय संख्या भी होती है। चेक करते देखो जो अपन ने लिखा है वो सही है। जैसे मान लीजिए ये आपने लिखा, ये जो आपने लिखा है 2, ये बताओ पूर्णांक संख्या है या नहीं है। अब बताओ आप इस संख्या को p/q रूप में लिख सकते हो, नहीं सकते। देखो कैसे लिख सकते हैं, 2 कैसे लिख सकते हैं, 2/1। बताओ 2 में भाग दोगे 1 का, 2 में
भाग दोगे 1 का, बताओ कितना आएगा? 2 ही आएगा। तो अपन 2 को 2/1 के रूप में लिख सकते हैं। अब देखो यहां पर 2 पूर्णांक संख्या है और बटे में 1, और 1 भी कैसी संख्या है? पूर्णांक। और देखो बटे में जो संख्या है वो नॉट इक्वल टू 0। तो बताओ ये जो संख्या बनी, ये बताओ कौन से रूप के अंदर परिवर्तित हो गई? p/q रूप में। तो बताओ ये कौन से प्रकार की संख्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। क्लियर? जैसे हमने लिखा -3, ये जो संख्या है -3, ये बताओ परिमेय पूर्णांक संख्या है या नहीं? ये जो संख्या लिखी है आपने -3, ये बताओ पूर्णांक संख्या है या नहीं है? पूर्णांक संख्या है। अब देखो, अब इसको आप p/q रूप में लिखो, तो बताओ -3 को ऐसे लिख सकते हैं -3/1। अब -3 में भाग दोगे 1 का, बताओ कितना आएगा भाग देने पर? -3 ही आएगा। तो अब देखो, अब ये संख्या बताओ p/q रूप में आ रही है या नहीं आ रही? -3 पूर्णांक होता है या नहीं होता? -3 पूर्णांक बटे में 1, बताओ 1 भी कैसी संख्या है? पूर्णांक है। तो बताओ -3/1 कौन से रूप में परिवर्तित हो गया? p/q रूप में। तो कैसी संख्या बन गई? पूर्णांक संख्या। अब लिखा 0, ये जो संख्या है 0, ये भी पूर्णांक संख्या है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 0/1। 0 में भाग दोगे किसका? 1 का, कितना आएगा? 0 आएगा। अब बताओ ये p/q रूप में आ गई या नहीं आ गई? देखो यहां पर जो अंश है कितना है? 0, पूर्णांक संख्या है। बट्टे में कौन सी संख्या है? 1, ये भी कैसी है? पूर्णांक है। तो बताओ ये कौन सा रूप बन गया? p/q। तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या को आप क्या कर सकते हो? परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हो। क्लियर है? क्या पढ़ रहे हैं अपन? परिमेय संख्याओं के क्या पढ़ रहे हैं? प्रकार। तो बेटा सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय होती हैं। अब देखो, अब गया शांत दशमलव। शांत दशमलव, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल। आप जानते हो ना शांत दशमलव किसे कहते हैं? पॉइंट के बाद भाग, दशमलव के 2 स्थानों के बाद या दशमलव के 3 स्थानों के बाद या दशमलव के 5 स्थानों के बाद यदि भाग खत्म हो जाता है, भाग की क्रिया समाप्त हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? शांत दशमलव कहते हैं। और बेटा सभी शांत दशमलव संख्याएं जो होती हैं वो परिमेय संख्या होती है। सभी शांत दशमलव संख्याओं को आप क्या कर सकते हो? परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हो। प्रत्येक शांत दशमलव संख्या को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। प्रत्येक शांत दशमलव संख्याओं को, शांत दशमलव संख्याओं को p/q रूप में व्यक्त किया जा सकता है, किया जा सकता है। अतः शांत दशमलव संख्याएं परिमेय संख्या होती है। शांत दशमलव संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं होती, जैसा उदाहरण के लिए समझो, जैसे मैंने लिखा 2.5, 2.5, ये देखो दशमलव आ गया, तो इनको क्या बोलते हैं? दशमलव वाली संख्या बोलते हैं, पॉइंट वाली संख्या बोलते हैं। इसमें देखो दशमलव के बाद केवल 1 अंक है, सही है? तो ये हमारे पास कौन सी संख्या कहलाएगी? शांत दशमलव कहलाएगी। अब आप इस संख्या को p/q रूप में लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? पॉइंट उठाना, पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो जब पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में क्या जाएगा? 10। पॉइंट के बाद 2 अंक होते तो बट्टे में क्या जाता? 100 हो जाता। 5 का भाग जाएगा, 5 से कट जाएगा 5 बार, 5 से कट जाएगा 2 बार। तो बेटा 2.5 को अपन किसके बराबर लिख सकते हैं? 5/2 के। अब देखो, अब यहां पर ये जो 5 है, ये देखो पूर्णांक संख्या, बट्टे में 2
और 2 भी कैसी संख्या है? पूर्णांक संख्या है। और बटे में जो संख्या है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो बताओ ये कौन से रूप में परिवर्तित हो गई? p बटा q रूप में परिवर्तित हो गई। तो बताओ कौन से प्रकार की संख्या कहलाएगी? शांत। कौन से प्रकार की संख्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। तो बेटा 2.5 शांत दशमलव संख्या थी, इसको अपन ने p बटा q रूप में व्यक्त कर दिया। तो ये कौन सी संख्या बन गई? परिमेय संख्या बन गई। और देखो हमने लिखा 0.25, ये भी दशमलव वाली संख्या है। यहां पर देखो दशमलव के बाद 2 स्थानों के बाद भाग समाप्त हो गया। दशमलव के 2 स्थानों के बाद भाग खत्म हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? शांत दशमलव बोलेंगे। सही। अब देखो पॉइंट घटाओ, पॉइंट के बाद 2 अंक, तो पॉइंट घटाएंगे तो यह क्या हो जाएगा? 25 बटे में 16। 25 का भाग ले सकते हैं, 25 एकम 25 और 25 चौके 100। तो बेटा 0.25 को क्या लिख सकते हो आप? 1/4 लिख सकते हो, 1/4 के बराबर। अब देखो यहां पर ये जो 1 है कैसी संख्या है? पूर्णांक। बटे में क्या रहा है? 4, और 4 भी कौन से प्रकार की संख्या है? पूर्णांक। तो देख लो अंश पूर्णांक संख्या और बटे में भी पूर्णांक संख्या। तो बताओ ये कौन से प्रकार की संख्या बन गई? परिमेय संख्या। तो प्रत्येक शांत दशमलव जो संख्या है उन्हें अपन p बटा q रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो ये कौन सी संख्या कहलाएंगी? अपने पास परिमेय संख्या कहलाएंगी। क्लियर है? तो इसको यहां तक को एक बार घर पे रख के दोबारा पढ़ें, ध्यान से पूरी वीडियो को पढ़ें। सही। जो परिभाषा दिखाई है उन परिभाषाओं को अपनी कॉपी में नोट कर लें। सही। आगे जाके बहुत काम में आती हैं युगल अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं। सही। सहभाज्य संख्याओं का दूसरा नाम भी याद रखिए, सापेक्ष अभाज्य संख्या। क्लियर? थैंक यू।